गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 26 नवंबर को एसएम फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में कक्षा 12वीं का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये अपवर्तन से संबंधित है। पहले अपन सवाल लेते हैं, अपवर्तन क्या है। हमने पढ़ा है परावर्तन जो है, परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर आती हैं और वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मान लो एयर में है, वायु में, और ये आकर के इस तल से टकराकर एक चिकने समतल से टकरा करके वापस लौट जाती हैं। तो जितने एंगल से ये आपतित होती है उतने एंगल से लौटती है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इसी प्रकार आप अपवर्तन जो है, अपवर्तन और परावर्तन में अंतर इतना है कि अपवर्तन में दो पारदर्शी माध्यम होते हैं, जैसे ये वायु है और ये है जल या कांच। दो पारदर्शी माध्यम की सीमा पृष्ठ पर जब प्रकाश किरण आती है तो ये परावर्तन भी होता है, इसमें कुछ किरणें परावर्तित हो जाती है, लेकिन बाकी की किरणें इस माध्यम में विचलित होकर विचलन होता है और विचलन के पश्चात ये यहाँ से पार कर जाती है। तो बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। इसलिए कम होने से प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। वो उसको निकलना था सीधा, लेकिन वो थोड़ा सा झुक गई क्योंकि चाल कम हो गई। दूसरी बात याद रखना कि सघन से विरल, सघन मतलब होता है डेंसर मीडियम, सघन यानी डेंसर, और विरल मतलब होता है रेयर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो क्या होगा, चाल कम हो जाएगी, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो सघन से विरल माध्यम में चाल अधिक हो जाती है, चाल बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, अगर सघन से विरल में जाएगी यानी कि जल से वायु में, तो ये जो है अविलंब से दूर हटेगी। अगर सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि चाल कम हो गई। और जब विरल से सघन में जाएगी, सघन से विरल में, तो चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये एंगल बढ़ जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि सघन से विरल में जाने पर चाल बढ़ जाती है, और विरल से सघन में जाने पर चाल कम हो जाती है। दूसरी बात ये याद रखना है कि प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, C इक्वल टू, चाल को C से दर्शाएंगे तो 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। जल में कितनी होती है, जल में होती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में कितनी होती है, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक चीज और, जल का अपवर्तनांक ये होता है म्यू इक्वल टू 1.33। कांच का कितना होता है, कांच के लिए म्यू का मान होता है 1.5, और हीरे के लिए होता है सबसे अधिक, ये भी ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2.42। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि म्यू जो है, अपवर्तनांक जो है, वो एक विमाहीन राशि है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। और अपवर्तन के नियम, जो दूसरा नियम है अपवर्तन का, पहला नियम तो ये है कि आपतित किरण, दो नियम है जिसमें पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों, ये आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है, ये वो आपतित किरण है
और ओ भी अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में। तो दूसरा है आपतन कोण की ज्या। ज्या मतलब होता है साइन, तो आपतन कोण क्या है, आई। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण यानी आर, ज्या दोनों की ज्या मतलब दोनों का साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम कहते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू। ठीक है, चलिए, तो जो मैंने बताया उन चीजों को ध्यान रखना। चाल विरल से सघन में, सघन से विरल में। अब जो प्रूव करना है वो ये है, प्रूव दैट ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि परस्पर समांतर पारदर्शी माध्यमों से गुजरती हुई प्रकाश किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण जो है वो परस्पर समांतर होती है। ऐसे लिख देता हूं, विभिन्न परस्पर समांतर माध्यमों से अपवर्तित अपवर्तन के दौरान आपतित एवं निर्गत किरण परस्पर समांतर होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये प्रूव करना है आपको और दूसरा ये करना है। 3 समांतर माध्यम है, ये भी आपतित किरण है, ये वायु से किसमें आती है, कांच में, सॉरी जल में। इसके बाद ये क्या है, कांच, और फिर वायु में निकल जाएगी, वायु से जल में। एंगल बन रहा है इधर I1, इधर पे R1 मान लिया हमने, तो इधर भी R1 बनेगा। अब जब ये जल से कांच में आएगी तो और सघन होगी, तो और अभिलंब की ओर झुकेगी। यहाँ पे एंगल हमने मान लिया R2, तो ये भी R2 हो गया। ये ABC, B और ये E। अब देखिए चित्र पहले समझे आप। चित्र में आपको ये बताया गया कि वायु से किरण आपतित हो रही है, जल में जा रही है, जल उससे ज्यादा सघन है, जल से फिर कांच में जा रही है, कांच जल से भी ज्यादा सघन है, और कांच से फिर ये वापस वायु से निकल गई। तो सिद्ध ये करना है कि देखो वायु से आपतित हो रही है और वायु में ही निर्गत हो रही है, तो ये देखो AB जो आपतित किरण है और DE निर्गत किरण, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, वास्तव में होंगी, क्योंकि दोनों एक ही माध्यम है। अंदर कुछ भी हो रहा था, लेकिन बाद में वो जब उसी माध्यम में गई तो वो उतने ही एंगल से बाहर निकलेगी जितने एंगल से प्रवेश की थी। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखिएगा जो मैंने समझाया कि विरल से सघन में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ ध्यान से देखें, पहले चित्र को समझते हैं। ए भी आपतित किरण है, जो ये अभिलंब बना हुआ है MN MN MN,
ठीक है। और जो एंगल बने ये भी समझिए, वायु से जब ये जल में आई, वायु विरल है, जल सघन है, वायु से जल में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक गई। ये देखें आप, ये यहाँ पे देखें, ये अभिलंब है mn, किरण जो है सीधे जा रही थी, वो सीधे ना जाकर झुक गई ना अभिलंब की ओर, यानी ये क्या हुआ, कौन सी घटना हुई, विचलन हुआ। यहाँ पे प्रकाश किरण का क्या हुआ, विचलन। अपने मार्ग से प्रकाश सरल रेखी गमन करता है, सरल रेखा में ही चलता है, तो प्रकाश अपने सरल रेखी मार्ग से विचलित हो जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं, विचलन। प्रकाश का अपने सरल रेखी मार्ग से विचलित हो जाना विचलन की घटना कहलाती है। तो ये देखो, अभिलंब की ओर ये किरण झुक गई, सीधे नहीं निकली। अब फिर देखते हैं, जल से और भी ज्यादा सघन आ गया कांच, तो ये किरण देखो सीधे निकलना था लेकिन और झुक गई अभिलंब की ओर, झुकी ना। तो यही होता है कि जब सघन से विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर जल से और भी ज्यादा सघन आए और सघन में गई तो और अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन कांच बहुत सघन है और अब देखो विरल माध्यम आ गया, तो सघन से जब विरल में आई तो एकदम से ये अभिलंब से दूर हट गई। क्यों, क्योंकि इसकी चाल एकदम से बढ़ गई। अभिलंब की ओर इसलिए झुक रही थी यहाँ सघन में क्योंकि चाल कम हो रही थी, तो जल में थोड़ा सा चाल कम हुई, फिर और सघन आए तो कांच में और चाल कम हुई तो और झुक गई। इसके बाद जब कांच से सीधे वायु आया, ज्यादा विरल माध्यम, तो ये अभिलंब से दूर हट गई और उतने ही एंगल से बाहर निकली जितने एंगल से उसने प्रवेश किया था। तो यही सिद्ध करना है कि ये जो R3 है वो I1 के बराबर होगा, यानी ये दोनों किरणें समांतर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माना वायु, जल एवं कांच में प्रकाश की चाल क्या है, VA, VW एवं VG। ठीक है, इसलिए स्नेल के नियम से वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, वो फॉर्मूला याद रखिए, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू वायु में चाल बटे जल में चाल बराबर स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन I1 इज इक्वल टू साइन R1। इसको I1 ना लिखकर आई ही लिख दो क्योंकि एक ही तो आई है, तो साइन आई अपॉन साइन R1। फिर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहां हमने ए डब्ल्यू क्यों लिखा है, ए यानी एयर यानी वायु, डब्ल्यू यानी वाटर जल, और जी मतलब ग्लास यानी कि कांच। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो डब्ल्यू म्यू जी, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वी डब्ल्यू अपॉन वी जी इज इक्वल टू, एंगल कितना बन रहा है देखो, यहाँ आई अपॉन R1 और यहाँ जल के सापेक्ष कांच का कितना बन रहा है R1 अपॉन R2, साइन R1 बन रहा है आपतन कोण और अपवर्तन कोण R2, इसलिए साइन क्या लिखना पड़ेगा R2। इसके बाद कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वायु के सापेक्ष जल का है, जल के सापेक्ष कांच का है और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो जी म्यू ए इज इक्वल टू वी जी अपॉन वी ए, क्योंकि यहाँ कांच से फिर वायु में निकल गई, इसलिए यहाँ पे एंगल कितना है साइन R2 और इधर पे है साइन R3। अब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 दे देंगे, समीकरण 1 2 3 1 2 व 3 को परस्पर आपस में गुणा करने पर गुणा कर दीजिए, क्या आएगा साइन आई
साइन R1 इंटू साइन R1 साइन R2 साइन R2 साइन R3 और इक्वल में ये लिखना है वेलोसिटी v अपॉन वी डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी जी इंटू वी जी अपॉन वी ए। एक जैसे हैं तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे, वी ए वी डब्ल्यू वी जी बचेगा यहाँ पे साइन R1 R2 बचेगा साइन आई अपॉन साइन R3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 आए, इक्वल करा हमने तो क्या आया, साइन आई इज इक्वल टू साइन R1, साइन से साइन कैंसिल तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी R3 है ना, R3 आ गया। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब है कि ये बी और डी ई किरणें यहाँ पर परस्पर समांतर है। अतः आपतित किरण ए बी एवं निर्गत किरण डी ई परस्पर समांतर है। सिद्ध हो गया ना, दोनों एंगल बराबर है यानी समांतर। अब पुनः ये जो सिद्ध करना है इसके लिए हम क्या करेंगे कि पुनः अब हमको इनको मल्टीप्लाई करना है और ये वाले लेना है। हम क्या लिखेंगे, ए म्यू डब्ल्यू बराबर इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू बराबर में इनको ले लो, साइन आई अपॉन साइन R1 साइन R1 अपॉन साइन R2 साइन R2 अपॉन साइन R3, ये सब कैंसिल कर दो, बचे कितना, साइन आई अपॉन साइन R3। और आपको मालूम है कि R3 इक्वल टू आई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आई, दोनों एक जैसे हो गए, कट हो गया, कितना आ गया 1। प्रूव हो गया ना कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मान लाया 1, आई और R3 इक्वल टू दोनों बराबर हो गए। इसके बाद फिर हमने इनको और इनको लिया, तो यहाँ पे भी ये कट हो गया, आई की जगह R3 रख दो, या R3 की जगह आई रख दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आई आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो 4 मार्क्स का है। किसी को अगर ये चित्र समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो एंगल है देखिए, आई यहाँ पे एंगल है इम्पीडेंस एंगल यानी कि इंसिडेंस एंगल यानी कि आपतन कोण। अब यहाँ तो माध्यम अलग है तो ये एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे माध्यम सघन होने से एंगल थोड़ा कम हो गया, लेकिन यहाँ दोनों एक ही माध्यम है ना, जल ही है, तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा R1 है, इधर भी बनेगा। कैसे बना वो, तो इसको समझ लीजिए। नहीं आप सोचेंगे कि R1 है तो ये कैसे हो गया, दो समांतर रेखाओं की जब कोई रेखा काटती है यानी n बनता है, जब ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ये R1 है तो ये भी R1 हो, समझ में आया। ये दो अभिलंबों को एक रेखा काट रही है यानी BC रेखा, तो ये R1 है तो ये भी R1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे जल जो है कम सघन है, ये ज्यादा सघन हो गया, तो ये एंगल और कम हो गया, तो ये एंगल को हमने नाम दे दिया R2 यानी कि अपवर्तन कोण। अब देखो वो R2 है, ये क्या है R2, और ये अभिलंब जो है, तो दो समांतर रेखाओं को ये रेखा काट रही, कौन सी CD, ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, इसलिए ये R2 हो गया। और तीसरा वाला तो जब वो दूर से किरण जाएगी वायु से तो ये कोण तो अपने आप बढ़ेगा, इसको हमने R3 नाम दे दिया। तो इस प्रकार से इनको एक बार देख लें, कहीं पे भी कोई डाउट हो फिर से आप पूछें, मैं फिर से आपको इस वीडियो को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, अपवर्तन वाले चैप्टर में और कोई डाउट हो किसी डेरिवेशन में तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।